असदुद्दीन अवैसी साहब पार्लियामेंट के अंदर जब खड़े रहते हैं और बोलते हैं, जिस दिन असद साहब का बोलने का वक्त आता है, अख्तर भाई कई मर्तबा मैंने, राजद के भी एमपी मेरे पास आते हैं, जेडीयू के भी एमपी आते हैं, कांग्रेस वाले भी आते हैं, और हद तो यह है कि बीजेपी वाले भी आकर मुझसे पूछते हैं, आज बोलेंगे साहब, आज बोलेंगे? तो हाँ बोलेंगे। आज काय पे बोलेंगे? मैं बोला आज बोलेंगे कम, तुम्हारी बजाएंगे ज्यादा। बैठो सुनो, बहुत मजा आने वाला है, कैसा धुलाई करते हैं करके। अकेला बहुत हिम्मत लगती है मेरे भाइयों, बहुत हिम्मत लगती है कि 543 का ऐवान, उस ऐवान के अंदर अकेला अल्हम्दुलिल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी पिछले 20 सालों से तुम्हारी आवाज बनकर तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ रहा है। मैं सोचता था कि आखिर असद साहब को हिम्मत कहां से मिलती है, अकेले इतने बड़े ऐवान के अंदर। आपको जब देखता हूं तो मुझे यह एहसास होता है असदुद्दीन अवैसी साहब को यह हिम्मत यहां से मिलती है मेरे भाइयों, यहां से मिलती है। तुम यहां पर राना को ताकत दो, असदुद्दीन अवैसी पार्लियामेंट के अंदर और डट कर खड़े रहेगा। तुम यहां पर राना को जिताकर लेकर आओ, यह जीत राना की नहीं होगी, असदुद्दीन अवैसी के उन ख्वाबों की ताबीर होगी जो पिछले 20 साल से देखते आए हैं। सारी कोशिशें चल रही है, नहीं मजलिस ने नहीं जीतना चाहिए, मजलिस यहां पर अपने कदम नहीं जमाना चाहिए। जिस जमात के बारे में कहा जाता था कि ये सिर्फ मुसलमानों की जमात है, इनका सिर्फ एक एमपी हैदराबाद से है, कई सारे लीडर महाराष्ट्र में आकर बड़े बड़े भाषण ठोकते थे। जब एमआईएम मजलिस महाराष्ट्र के अंदर आई, कहते थे कि ये इकलौता एक एमपी है, जिंदगी भर एक ही रहेगा। उन्हें क्या मालूम था कि यहां के नौजवान बुजुर्ग, मेरी माएं और बहनें मुझे वोट नहीं दिए, लेकिन मेरी कामयाबी के लिए अल्लाह के सामने सिजदे किए थे, जिसकी वजह से आज असदुद्दीन अवैसी साहब पार्लियामेंट में अकेले नहीं बैठते हैं, उनका भाई इम्तियाज जलील भी जाकर उनके साथ बैठता है। और नतीजा क्या हो गया, जब असद साहब जब भी खड़े रहते थे तो कोई तो भी एक आध चिल्लर खड़ा हो जाता था, कोई तो भी चिल्लर खड़ा रह के कुछ तो भी बोलता था। अब असद साहब जब बोलते हैं तो उनका भाई पीछे जाकर बैठता है, और कोई भी पाकी पिंगा खड़ा हो जाता है कुछ बोलने के लिए तो उनका असद भाई का भाई पीछे से बता रहे चल बैठ रे बैठ। बस यही तकलीफ। बोले एक था वो इतना बोलता था, ये दूसरा आया ये भी बहुत बोलता है। अब उनको ये क्या मालूम है कि तीसरा जो किशनगंज से आने वाला है वो कितना बोलता है। आज ये कहा जा रहा है ना, मोदी साहब ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े रह के बोल दिए कि इस बार भारतीय जनता पार्टी और उनके दल अब की बार 400 पार। अच्छा 400, हमें 400 200 300 नहीं चाहिए। असदुद्दीन अवैसी, अख्तरुल ईमान, राणा रणजीत सिंह, इम्तियाज जलील, अरे हम 4 भी चले गए तो तुम्हारे 400 पर भारी पड़ जाएंगे। कभी भी गूंगे मुक्के नहीं है, डटकर मेरे कायद ने अगर को सिखाया है कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो इस मुल्क के नौजवानों को यह सिखाया है कि सीना चौड़ा करके और सर ऊंचा करके चलना सीखो मेरे भाइयों। यह दौर तुम्हें डराने का है, तुम्हें घबराने का है। कोई भी आएगा
तुम्हारे बारे में तुम यहां चले जाओ, वहां चले जाओ, कटोरा उठाओ। मेरे भाई, आप ये समझ लीजिए, राणा रणजीत सिंह की ये सीट हमारे लिए, इस मुल्क की सियासत के लिए क्या मायने रखती है। ये एक सीट हिंदुस्तान की सियासत बदल देगी। जिस पार्टी के बारे में लोग अलग अलग नजर से देखते हैं, मैं राणा साहब, आपके अंदर सांसद से ज्यादा आने वाले वक्त में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक नेशनल लीडर की हैसियत से मैं आपको देख रहा हूं। मैं इनके समाज के तमाम लोगों से, राजपूत समाज का हमारा एक गहरा रिश्ता है, दलित समाज हमारे साथ पूरी ताकत के साथ जुड़ा हुआ है। मेरी जीत महाराष्ट्र के अंदर जब सभी कहते थे कि यह जीत नहीं सकता, तो चट्टान की तरह पूरा दलित समाज मेरे साथ खड़ा हुआ था। चट्टान की तरह आज हिंदू समाज के भाई हो, वो भी पूरी ताकत के साथ यहां पर मेरे लिए खड़े हुए। कभी किसी ने सोचा नहीं था, शिवसेना वाले 20 साल से लगातार मेरे शहर में 20 साल से सांसद उनका, विधायक उनका, नगर पालिका, नगर परिषद सब उनकी। जब हम मैदान में खड़े हुए तो हमको लोगों ने वही इल्जाम लगाया कि ये नहीं, ये तो वोट काटने के लिए आए हैं, ये सिर्फ वोट काटेंगे, भाजपा शिवसेना बड़ी आसानी से अब जीत कर आएगी। हमने अपने नौजवानों से कहा, इतने साल तक किसको वोट देते आए हैं? किसी ने कहा हम कांग्रेस को दे रहे, किसी ने कहा हम शरद पवार की एनसीपी को दे रहे। मैंने कहा क्या वजह है कि तुम वोट दे रहे कांग्रेस को, एनसीपी को, जीत कर कौन आ रहा है? जीत कर शिवसेना आ रही है। मैंने कहा एक बार एक मुट्ठी बन जाओ, एक ताकत बन जाओ। मैंने लोगों से कहा अगर 3 लाख वोट लेकर इम्तियाज जलील अगर हारता भी है तो उस हार में भी मेरी जीत रहेगी, क्योंकि 3 लाख लोगों को मुत्तहिद करने का मैंने काम किया है। मैंने अपने नौजवानों से कहा, ऐसी थे जोश भरे तुम्हारे जैसे, मैंने कहा एक बार धक्का लगाओ तो सही। ऐसा धक्का लगाए, 3 लाख तो दूर की बात, 4 लाख वोट दिलाए। शिवसेना के भगवे झंडे को हमने हटाया और वहां पे मजलिस के झंडे को हमने लहराए। वहां पे एक नेता आया, बोला ये एक्सीडेंट जीत गया, ऐसी अब नहीं जीतता। मैंने उसको वादा किया हूं 4 तारीख के दिन जब नतीजे निकलेंगे, इंशाअल्लाह 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 हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जश्न मेरे औरंगाबाद शहर के अंदर मैं मनाऊंगा। और उस जश्न के अंदर मेरे हरे झंडे अगर नजर आएंगे तो उसी जलसे में, उसी जुलूस में भगवे झंडे, नीले झंडे और पीले झंडे भी नजर आएंगे, क्योंकि ये मेरे मुल्क की खूबसूरती है। मैं आज आफ्ताब साहब के बाजू जरा नजर दौड़ाइए, हमारे सीनियर कायद है आफ्ताब साहब, उनके बाजू कौन बैठा है? एक मंदिर के पुजारी स्वामी, हमारा हिंदू भाई। स्टेज के ऊपर आपको दलित समाज के लोग मिलेंगे, राजपूत समाज के लोग मिलेंगे। दोस्तों, ये हमारे मुल्क की खूबसूरती है। यही खूबसूरती है जो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की वजह से
आज तक हम अलग अलग जाति, धर्म और मजहब के हो गए, लेकिन मेरे में, राणा साहब में, वो महाराज के अंदर, अगर हम तीनों के अंदर कोई एक बात कॉमन है तो वो हिंदू हो गए, ये राजपूत हो गए, मैं मुसलमान होगा, लेकिन हम तीनों को गर्व इस बात का है कि हम गर्व से हिंदुस्तानी कहते हैं, हम हिंदुस्तान के हैं, ये मुल्क हमारा है, इस बात का फख्र है हमें।